5 जुलाई 2017 जगह बैंकॉक का एक पॉश रिहायशी इलाका। एक महंगे विला के बेडरूम में बैठा हुआ शख्स कंप्यूटर की स्क्रीन को निहार रहा है। उंगलियां कीबोर्ड को पीट रही हैं, तभी दरवाजे पर आवाज होती है। कोई गाड़ी आकर उसके गेट से भिड़ी। आदमी बाहर आता है। बाहर एक टोयोटा कैमरी खड़ी है जिसकी ड्राइविंग सीट पर कोई लड़की बैठी है और मदद के लिए पुकार रही है। बलमन साहब में वो लड़की के पास जाता है, उसके हाथ कार के दरवाजे के हैंडल को छूते हैं, लेकिन तभी एक और हाथ उसके हाथ के ऊपर आ जाता है और वो देखता है वर्दीधारी 4-5 लोग उसे पकड़ने आ गए। वो हाथ छुड़ाकर भागता है, लेकिन बाहर की बजाय अंदर की ओर। अंदर क्या था? उसका कंप्यूटर। किसी तरह वो अपने कंप्यूटर तक पहुंच जाता और उसे स्विच ऑफ कर देता तो पूरी कहानी वहीं खत्म हो गई होती। पुलिस की सालों की मेहनत 1 मिनट में बर्बाद हो जाती। ऐसा क्या था उस कंप्यूटर में? कौन था ये शख्स और पुलिस उसे क्यों पकड़ना चाहती थी? जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज जानेंगे इंटरनेट के पीछे की दुनिया और उसके सबसे बड़े किंगपिन के पकड़े जाने की कहानी। ये 2010 के दशक की बात है। इंटरनेट की शुरुआत को सालों बीत चुके थे। अब सीन ऐसा है कि आमतौर पर हम जिसे इंटरनेट कहते हैं वो असली वर्ल्ड वाइड वेब का सिर्फ सरफेस है। गूगल सर्च में आपको जो वेब पेजेस दिखते हैं वो इंडेक्स्ड हैं, यानी गूगल ने उन्हें अपने डाटाबेस में जोड़ा हुआ है। इसके इतर इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इंडेक्स्ड नहीं है। इसे कहते हैं डीप वेब। डीप वेब हालांकि कोई रहस्यमयी चीज़ नहीं है। ऐसी वेबसाइट्स जिन्हें देखने के लिए लॉगिन करना होता है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, ये सब डीप वेब का हिस्सा कही जा सकती हैं। लॉगिन करने पर आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि इंटरनेट का एक हिस्सा और है जिसे एक्सेस करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। यह हिस्सा कहलाता है डार्क वेब। डार्क वेब नाम से ही आपको जाहिर हो जाता है कि खुफिया जगह है। यहाँ काले धंधे होते हैं, ड्रग्स से लेकर अवैध हथियारों की तस्करी तक। चोरी किए क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन से सुपारी किलिंग तक यहाँ होती है। सब कुछ डार्क वेब पर चलता है। हालांकि ऐसा नहीं कि डार्क वेब केवल बुरे ही कामों के लिए इस्तेमाल होता हो। तानाशाही सत्ता में सूचना साझा करने के लिए पत्रकार और एक्टिविस्ट भी डार्क वेब का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डार्क वेब पर किसी को ट्रैक करना आसान नहीं होता। डार्क वेब को एक्सेस करने का सबसे कॉमन तरीका है टॉर नाम का सॉफ्टवेयर। ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन इतना बता दें कि टॉर की शुरुआत अमेरिकी नेवल रिसर्च लैब ने की थी, यानी अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी सेना ने कह सकते हैं। वक्त के साथ हालांकि डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया में एक बाजार बन गया, एक ऐसा बाजार जिसमें अवैध धंधे होते हैं। डार्क वेब पर सबसे पहले एक बड़ा नाम उभरा था सिल्क रोड। ये डार्क वेब का मार्केट था जहां शुरुआत में ड्रग्स का धंधा होता था। हालांकि बाद में ये दूसरे अवैध धंधों के लिए भी इस्तेमाल होने ही लगा। सिल्क रोड 2011 में अस्तित्व में आया और जल्द ही 1 लाख लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। इस वक्त तक बिटकॉइन भी मार्केट में था, जिसे ट्रैक करना मुश्किल होता है। लिहाजा डार्क वेब पर सारा लेन देन बिटकॉइन से होने लगा। सिल्क रोड 2.5 साल तक चला। 2013 में पुलिस ने सिल्क रोड के मास्टरमाइंड को ढूंढ निकाला और सिल्क रोड हो गया बंद। सिल्क रोड के मास्टरमाइंड को उम्र कैद की सजा हुई। पुलिस नज़ीर पेश करना चाहती थी, लेकिन यह सौदा इतना मुनाफे वाला था कि जल्द ही नए खिलाड़ी यहां पैदा हो गए। डार्क वेब पर वर्चस्व की एक नई लड़ाई शुरू हुई। इसके बाद सिल्क रोड का एक क्लोन शुरू हुआ, साथ ही कुछ नए नाम उभरे। हालांकि जैसे शुरू हुए वैसे ही वो बंद भी होते गए। दरअसल डार्क वेब पर कोई सर्विस या सामान खरीदने के लिए बिटकॉइन देने पड़ते थे, जो एक विशेष अकाउंट में जमा होते थे। डार्क वेब के नए खिलाड़ियों ने एक नया काम शुरू किया था। खेल क्या? जब बहुत से बिटकॉइन जमा हो गए, वो बिना ऑर्डर पूरा करे चंपत हो जाते थे। कई बार यह भी हुआ कि डार्क वेब के बिटकॉइन अकाउंट्स हैक कर लिए गए। इस सब का फायदा मिला अल्फाबे को। ये डार्क वेब के सबसे नए और उभरते हुए खिलाड़ी का नाम था। अल्फाबे की शुरुआत साल 2014 के जुलाई महीने में हुई। शुरू में इसमें सिर्फ चोरी किया डेटा बेचा जाता था, मसलन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के नंबर या ऐसी दूसरी निजी जानकारियां। जल्द ही अल्फाबे पर हथियारों और ड्रग्स की खरीद फरोख्त भी शुरू हुई। हवाला जैसी सर्विस भी अल्फाबे पे मिलने लगी। अब इसी अल्फाबे पर आप किसी हैकर को भी हायर कर सकते थे। एक दिलचस्प बात यह कि अल्फाबे पर रूस से जुड़ी कोई जानकारी बेचना बैन था, शायद पुतिन के डर की वजह से।
जोक्स पार्ट, अल्फाबे का कारोबार धीरे धीरे बढ़ता गया। जल्दी अल्फाबे अवैध कारोबार के लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह बन गया। कार्ट में चीज़ें डालने जैसी सुविधाएं इसमें मिल जाती थीं। इतना ही नहीं, अल्फाबे पर बिटकॉइन के अलावा बाकी क्रिप्टो करेंसीज का भी इस्तेमाल होता था। अल्फाबे की यूजर्स की संख्या में जल्दी इजाफा भी हुआ और साल भर के अंदर 2 लाख से ज़्यादा ग्राहक अल्फाबे पर खरीदारी करने लगे। वही हज़ारों सेलर इसमें अपनी सर्विस और सामान बेचने लगे। हर तरह के सेलर, हर तरह की सर्विस, जैसे हमने आपको पहले बताया। साल 2017 आते आते अल्फाबे पर 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन का लेन देन होने लगा। इनमें से 4% कमीशन अल्फाबे का मालिक लेता, यानी कुछ ही सालों में अल्फाबे का मालिक हो गया करोड़पति। अल्फाबे ने आगे चलकर कुछ और नामों को अपने साथ मिलाया। मसलन डी स्नेक नाम का एक यूज़र अल्फाबे के मालिक और यूज़र के बीच मांडवली का काम करता था। साथ ही वेबसाइट की दिक्कतों को भी वही निपटाता था। धीरे धीरे अल्फाबे के मालिक ने खुद को प्लेटफॉर्म से पूरी तरह अलग कर लिया और पूरा धंधा दे दिया डी स्नेक को। इसके बाद भी अल्फाबे और अवैध कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते ही रहे। इसी बात से पुलिस परेशान थी। अमेरिकी अधिकारियों के सामने सवाल था कि डार्क वेब का किंगपिन असल में है कौन। अल्फाबे के मास्टरमाइंड को कैसे खोजा गया, इस पर वाइड मैगजीन में जर्नलिस्ट एंडी ग्रीनबर्ग ने एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा है। ग्रीनबर्ग लिखते हैं कि अमेरिकी अधिकारियों के पास मास्टरमाइंड तक पहुंचने का एक ही रास्ता था। जिस सर्वर से अल्फाबे की वेबसाइट काम करती थी, उस सर्वर तक पहुंचकर ही उसे पकड़ा जा सकता था। अब इस सर्वर का यूं पता लगाना मुश्किल था, क्योंकि वेबसाइट का पता उसके आईपी एड्रेस में होता है। अब डार्क वेब के लिए इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर आईपी एड्रेसेस लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए वेबसाइट किस सर्वर से चल रही है इसे ट्रैक करना लगभग असंभव होता है। इस मुश्किल के चलते पुलिस ने एक दूसरा तरीका अपनाया। अधिकारी खुद अल्फाबे पर यूजर बनकर ड्रग्स के ऑर्डर देने लगे कि शायद इससे कोई सुराग मिले। हालांकि इस तरीके से उन्हें सिर्फ डीलर का ही पता चला। असली खिलाड़ी यानी अल्फाबे के मालिक को पकड़ना इससे कहीं टेढ़ी खीर थी। काम मुश्किल था, लेकिन फिर साल 2016 में पुलिस के हाथ एक सुराग लग गया। साल 2006 की बात है। अमेरिकी ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अधिकारी रॉबर्ट मिलर को एक मेल आया और मेल के अंदर एक ईमेल एड्रेस था। अब ये जो ईमेल था पुलिस को एक अनजान शख्स ने भेजा था, लेकिन इसके जरिए उन्हें अल्फाबे मामले में एक बड़ा सुराग मिल गया। दरअसल अल्फाबे जब शुरू हुआ था उसमें एक फ्लॉ था। वेबसाइट पर रजिस्टर करने पर आपके पास एक मेल आता था। इस मेल के मेटा डेटा में भेजे जाने वाले का एड्रेस भी शामिल था। अब ये थी एक बड़ी चूक जिसे अल्फाबे ने जल्दी ठीक कर लिया, लेकिन किसी एक यूजर ने उसकी पुरानी ईमेल को संभाल कर रखा और वक्त पर पुलिस तक पहुंचा दिया। पुलिस ने मैसेज में छिपी आईडी की मदद से इंटरनेट पर खोज शुरू की। उनके हाथ सोशल मीडिया पर डाली कुछ पुरानी तस्वीरें लगी जो एलेक्स नाम के शख्स ने डाली थी, और खोजने पर पुलिस को पता चला कि एलेक्स का घर कनाडा में था। उसने बहुत पहले अल्फा 02 नाम से एक आईडी बनाई थी जो अल्फाबे की वेबसाइट से मेल खाती थी। इस आईडी से उसने किसी इंटरनेट फोरम पर एक पोस्ट डाली थी जिसके अंत में उसका असली नाम अलेक्जेंडर केजेस लिखा हुआ था। नाम पता चलने के बाद अब बारी थी इसके पते की। आगे की तहकीकात में पुलिस को अलेक्जेंडर केजेस नाम से जुड़ा एक लिंक्डइन अकाउंट मिला जहां उसने खुद को EBX टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी का मालिक बताया हुआ था। फेसबुक से पुलिस के हाथ लगा अलेक्जेंडर की मंगेतर का नाम जो थाईलैंड में रहती थी। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हो न हो एलेक्स भी थाईलैंड में रहता होगा। थाईलैंड के अधिकारियों से बात कर अमेरिकी टीम पहुंच गई बैंकॉक। यहां से शुरू हुआ चूहे को पकड़ने का खेल। अलेक्जेंडर केजेस को हमने कहा चूहा, लेकिन असल में वो बैंकॉक में राजाओं की जिंदगी जी रहा था। बैंकॉक के पॉश इलाके में उसके पास 3 प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा फुकेट में एक घर था जहां वो छुट्टियां बिताता था, हॉलिडे होम, और जल्द ही साइप्रस में वो एक और विला खरीदने की तैयारी कर रहा था। वो लैम्बोर्गिनी से घूमता था। होने को लड़की उसकी मंगेतर थी, लेकिन दूसरी कई लड़कियों से उसके संबंध थे। 26 साल की उम्र में उसने इतना कमा लिया था कि उसके पास कोई कमी नहीं थी। हालांकि अधिकतर समय वो अब भी कंप्यूटर पर ही गुजारता था और कभी कभार ही घर से निकलता था। अब पुलिस उस पर सीधे हाथ डाल नहीं सकती थी, क्योंकि उसे सजा दिलाने के लिए सबूत भी जरूरी थे। सबूत हासिल करने के लिए पुलिस ने एक बड़ा प्लान बनाया। जिस वक्त बैंकॉक में पुलिस अलेक्जेंडर पर नजर रख रही थी, आधी दुनिया दूर एक दूसरा ही खेल चल रहा था जिसका अल्फाबे केस से गहरा नाता था। डार्क वेब में अल्फाबे का एक कॉम्पिटिटर हुआ करता था,
हैंसा मार्केट, जो नीदरलैंड से ऑपरेट करता था और पूरे यूरोप में पांव पसार रहा था। अधिकारी हैंसा मार्केट के सर्वर की तलाश में थे और एक टिप से उन्हें सर्वर का पता चला भी। यूरोपियन अधिकारी हैंसा मार्केट के सर्वर को कब्जे में लेने की तैयारी कर रहे थे कि तभी उन्हें बैंकॉक में अमेरिकी ऑपरेशन की खबर मिल गई। इसके बाद एक बड़े ऑपरेशन का प्लान बना जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन बेयोनेट। प्लान कुछ यूं था कि जैसे हमने पहले बताया, अमेरिकी अधिकारी बैंकॉक में अल्फा बे पर नकेल कसने की तैयारी कर ही रहे थे, वहीं हैंसा मार्केट यूरोपियन पुलिस की पहुंच में था। ऐसे में सोचा गया कि क्यों ना एक तीर से दो शिकार किए जाएं। आमतौर पर डार्क वेब के किसी बाजार को बंद कर दिया जाए तो ग्राहक और सेलर नए प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं। ऑपरेशन बेयोनेट के तहत प्लान बनाया गया कि पहले अल्फा बे को पकड़ा जाएगा और इस बीच यूरोपियन पुलिस हैंसा मार्केट के सर्वर को कंट्रोल में ले लेगी। जैसे ही अल्फा बे बंद होगा, सारे यूजर्स जो हर तरह के काम करते हैं वो हैंसा मार्केट में जाएंगे और हैंसा मार्केट का सर्वर पुलिस के कंट्रोल में होगा और इन यूजर्स की सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिल जाएगी। इस तरह हैंसा मार्केट के सर्वर से पुलिस कई हजारों अपराधियों को एक साथ पकड़ने का मंसूबा करने लगी। FBI और 7 देशों की पुलिस ने मिलकर यह जाल बुना। अल्फा बे के मालिक यानी अलेक्जेंडर केजायस को कोई खबर नहीं थी। वो आराम से बैंकॉक के अपने महल में दिन गुजार रहा था। 5 जुलाई 2017 की तारीख को पुलिस ने मिशन के आखिरी फेज को अंजाम देने का फैसला किया। अब यहाँ ये जरूरी था कि अलेक्जेंडर को सारे सबूतों के साथ ही धरा जाए और इसके लिए पुलिस ने एक योजना बनाई। सादे कपड़ों में एक महिला पुलिसकर्मी गाड़ी चलाकर अलेक्जेंडर के घर के पास गई। वहां खड़े गार्ड से उसने कहा कि मैंने गलत टर्न ले लिया, मुझे गाड़ी घुमा लेनी चाहिए। इसके बाद उसने जानबूझकर गाड़ी अलेक्जेंडर के गेट से टकरा दी। हंगामे की आवाज सुनकर अलेक्जेंडर केजायस बाहर आया और पुलिस की अच्छी किस्मत थी कि उसे अपने ऊपर रखी जा रही निगरानी का कुछ पता नहीं था। इसलिए बाहर आते हुए वो अपना कंप्यूटर बंद करना भूल गया जिसमें उसके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा था। अमेरिकी टीम यही चाहती थी। प्लान यही था कि सब कुछ इतनी जल्दी में हो कि अलेक्जेंडर कंप्यूटर बंद करना भूल जाए। जैसे ही वो बाहर आया, पुलिस की टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसने अंदर भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके कंप्यूटर से पुलिस को सारे सुराग भी मिल गए और पता चला कि वो अभी भी डार्क वेब पर अपनी वेबसाइट चला रहा था। उसके अकाउंट से 192 करोड़ रुपए भी बरामद हुए। उसकी सारी प्रॉपर्टी, महंगी कारें सब जब्त कर लिया गया और उसे डाल दिया गया जेल। उस पर केस चलता उससे पहले ही उसने जेल में अपनी लेकिन जान ले ली। उधर अल्फा बे भी बंद हो गया और उसके सारे यूजर दूसरी वेबसाइट्स पर चले गए। हैंसा मार्केट का क्या हुआ? अल्फा बे बंद होने के बाद उसके कई यूजर्स हैंसा मार्केट पर शिफ्ट हुए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ऑपरेशन बेयोनेट के तहत हैंसा मार्केट के सर्वर डच पुलिस के कब्जे में है। अगस्त 2017 में हैंसा मार्केट के 4 लाख यूजर्स को वेबसाइट पर एक संदेश दिखाई दिया, वेलकम टू द कंट्रोल्ड बैंडिट, दिस मार्केट प्लेस एंडेड एज इट बिगैन अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। हैंसा मार्केट बंद हो चुका था। पुलिस ने कई दिनों तक उससे लाइव रखकर सभी यूजर्स की जानकारी भी इकट्ठा कर ली थी और हजारों को गिरफ्तार भी किया गया। कई यूजर्स को तो डार्क वेब और खुद पर इतना यकीन था कि उन्होंने हैंसा मार्केट पर अपने नाम और एड्रेस भी शेयर कर दिए थे। इसकी मदद से पुलिस सभी को पकड़ने में कामयाब रही। जिस दिन हैंसा मार्केट बंद हुआ उसी दिन FBI ने अल्फा बे के बंद होने की भी घोषणा कर दी। ये इतना बड़ा और सफल ऑपरेशन था कि पकड़े जाने के डर से डार्क वेब के कई प्लेटफॉर्म आने वाले दिनों में अपने आप बंद हो गए। कुछ प्लेटफॉर्म्स अभी भी जिंदा हैं। इसके अलावा रोज नए प्लेटफॉर्म डार्क वेब पर बनते और बंद होते रहते हैं। डार्क वेब के किंग पिन का ताज हालांकि अभी बेसिर है। इसके लिए नए सिरे से लड़ाई चल रही है। तारीख का एपिसोड हमारे साथी कमल ने लिखा था और कैमरे पर आपके लिए रिकॉर्ड किया था जतिन ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।